देखो स्टॉक मार्केट भागा ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में जब स्टॉक मार्केट टॉप पे था, जब 26,000 का निफ्टी था, तो उस वक्त लोगों की ये उम्मीद थी कि मार्केट कब गिरे जो हम खरीदें। हालत ये हुई कि निफ्टी पहुंच गया 22,000 तक। अब जब 22,000 तक पहुंचा तो कोई खरीद नहीं रहा। जहां सारे 26,000 पे खरीदने को तैयार थे, मतलब खरीद भी रहे थे और उम्मीद थी कि थोड़ा गिरे तो और खरीदें, ये तो ना गिरा कि वो 22,000 पे आ गया। लेकिन 22,000 पे आने के बाद क्या होता है कि मार्केट का बॉटम नहीं बना है। अब जब बॉटम बनेगा तब हम खरीदेंगे, अभी रुके रहो। तो 22,000 पे नहीं खरीदा। अब हुआ क्या, अचानक से कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से अब 23,600 पहुंच गया भैया। अब जब 23,600 पहुंच गया तो अब कंफ्यूजन ये है कि अरे बाप रे बाप, 22,000 पे खरीदे नहीं, अब तो 23,600 पहुंच गया, अब तो बहुत महंगा हो गया, अब खरीदेंगे छोड़ दे। अब क्या बुल रैली आ गई? क्या बुल रैली आ गई? मतलब अब 24,000 जाएगा, 25,000 जाएगा, इससे अच्छा अभी ही खरीद ले क्या? या फिर ये 23,600 से नीचे जा सकता है, जैसे ही नीचे जाएगा खरीद लेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजन का माहौल जो है, आज मैं इसको क्लियर करने वाला हूं। देखो, हमेशा की तरह जब भी हम एनालिसिस का वीडियो करते हैं, स्टॉक मार्केट एनालिसिस, आपने एक चीज तो नोटिस करा होगा कि हम बड़े डीप करते हैं, सारे फैक्टर्स हम करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में कुछ 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 बक दिया है, एफआई बहुत खरीद रहे हैं, बहुत खरीद रहे हैं, अब अच्छे दिन आ गए, ऐसे नहीं करते भैया। पूरी डीप एनालिसिस, सिर्फ एफआई एक फैक्टर नहीं होता। खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, क्या वजह है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज उनको दिख रही है, आज खरीद रहे हैं कल भी खरीदेंगे क्या, खरीदते ही रहेंगे क्या, या कब तक खरीदेंगे, सारे फैक्टर्स पर आज बात करेंगे। तो आज बड़े ध्यान से, तसल्ली से बैठ के सुनिए, क्योंकि मुझे पता है ये बहुतों का भी उलझन चल रहा होगा। 23,600 गया है तो भैया मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा तो कम से कम आ जाए, 23,000 आ जाए कम से कम, खरीद लेंगे ये, या फिर अब मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा, अभी खरीद लें। तो सारी कंफ्यूजन को और क्लियर करता हूं। देखो, सबसे पहली चीज, निफ्टी का हाल ये है, आप अगर 5 दिन का ही देखो तो 5 दिन में ही लगभग 4.5%, 5% के ऊपर भाग चुका है। एक दिन में 1.5% आज भी भागा है। ठीक है, हम समझ रहे हैं भाग क्यों रहा है ये बताओ, और कब तक भागेगा ये? ठीक है, यही बताते हैं भैया। थोड़ा तसल्ली रखिएगा, पूरा सीक्वेंस में आऊंगा, पूरी डीप एनालिसिस करके लाया हूं। बहुत मेहनत लगती है भैया इतनी डीप एनालिसिस आपको देखने के लिए, तो तसल्ली रखना, एक एक स्टेप, सारे स्टेप पे आऊंगा। और आपका जो सवाल है ना कि क्या करें, अभी खरीदें कि रुकें, कि भैया खरीद ले तुरंत, सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, लेकिन तसल्ली से समझना। पहले कुछ न्यूज की हेडिंग बता देता हूं। शेयर बाजार में 5 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 107 अंक कुचला, निफ्टी ने 2025 का पूरा घाटा रिकवर कर लिया। मतलब 2025 में जितने घाटे हुए थे सारे रिकवर कर लिए। भारतीय शेयर बाजार में लौटी रौनक, एक्सक्लूड सेक्टर स्पेसिफिक, ये भी बात करूंगा। मार्केट भाग रहा है भैया। 5 रीजन क्या क्या है। इंडियन रूपी ओपन स्ट्रॉन्गर, मतलब रूपी भी अब स्ट्रांग हो गया है, इस पर भी बात करेंगे। ट्रंप की टैरिफ का डर अब दलाल स्ट्रीट में नहीं रहा। भारतीय शेयर बाजार में ट्रंप के टैरिफ का डर निकल गया है, यही कारण है ना, इसीलिए भागे जा रहा है। समझाऊंगा डिटेल में। Why foreign investor are rushing back to the दलाल स्ट्रीट? भैया फॉरेन इन्वेस्टर यानी कि FII वापस से शेयर बाजार में क्यों आ गए हैं? ठीक है, समझाता हूं पूरी चीजें। पहले आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं। किधर गया वो? सर ये है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स, अरे कहां गया? हाँ, ये रहा मिड कैप इंडेक्स। आप अगर ईयर टू डेट देखो, यानी कि ईयर टू डेट का मतलब होता है साल जहां से शुरू हुआ, मतलब जनवरी से साल शुरू हुआ, जनवरी से लेके ये मार्च चल रहा है। अगर आप इस 3 महीने का ग्रोथ देखोगे तो -8% के आसपास है। कौन सा है? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की बात कर रहा हूं। आप अगर एक वीक का डेटा देखो, सिर्फ एक वीक में ये लगभग 8% मार्केट चढ़ गया है। मतलब पिछले 3 महीने की रिकवरी इसने एक हफ्ते में कर दी है चाचा। सवाल ये उठता है, इतनी तेज रिकवरी जेन्युइन है क्या? बात करेंगे जेन्युइन है कि नहीं है। मैं शॉक हो जाओगे भैया। 5 साल का अगर देखोगे जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स ने कितना कमा के दिया है, 5 साल में 361% कमा के दिया है चाचा, 361%। माय गॉड। आप अगर 1 साल में देखोगे तो 1 साल में 10% कमा के दिया है। आप अगर 2 साल में देखोगे तो 73% कमा के दिया है। 3 साल में 77% कमा के दिया है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने। ऐसे ही आप स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखो, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप इंडेक्स ने ईयर टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अब तक यानी कि 3 महीने में लगभग 13% माइनस में है।
लेकिन आप इसको एक वीक देख लो, एक वीक में ही लगभग 9% कमा के दिया है इसने। भैया एक वीक में ही रिकवरी कर डाली। आप इसको अगर 5 साल का देखोगे तो 418% स्मॉल कैप इंडेक्स ने कमा के दिया है। मतलब भारतीय शेयर बाजार ने स्मॉल कैप ने कितना कमा के दिया है, 418%। भैया रियल एस्टेट भी नहीं देगा, ये देगा तो कहीं बहुत खास होगा तभी देगा। ये किधर मिलता है 418%? ये कमा के दिया है। 3 साल में 64% कमा के दिया है, 2 साल में 76% कमा के दिया है। खैर ये तो कमा के दे दिया है, मुद्दा ये आगे क्या है ये बताओ। ठीक है, तो आगे भी आते हैं। सबसे पहली चीज देखो, आज के जो हम कर रहे हैं ना, दोनों बातें बताऊंगा। बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रहा है कहीं ये छलावा तो नहीं है, कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, कहीं हमको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है। ये दोनों के रीजन, लॉजिक सब बात करेंगे। पहली चीज पॉजिटिव क्या है भैया, रुपये में मजबूती आई है। आप ये देखो, कहा गया रुपया वाला एक दिन में, ये देखो, मतलब रुपया इस वक्त 85 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। मतलब कहने का मतलब $1 इक्वल टू, हम लगभग 88 रुपए पे चल रहे थे। $1 खरीदने के लिए हमको 88 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे। अब वही 88 रुपए से नीचे आकर के $1 के लिए हमको सिर्फ 85 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। सर पुराने कुछ वीडियो उठा लेना, आप किसी एक्सपर्ट्स के उठा लेना, कोई भी नहीं बोल रहा होगा कि एक हफ्ते में ये 88 रुपए जो चल रहा है ये एक हफ्ते में 85 रुपए आ जाएगा। कहीं कोई नहीं बोल रहा था। सबकी प्रेडिक्शन थी हाँ भैया मजबूत तो होगा रुपया, लेकिन लगेंगे इसको 3-4 महीने 5 महीने लगेंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक हफ्ते में हो गया है। तो कई बार डर इसलिए लगता है कि जो प्रेडिक्शन 3-4 महीनों की थी वो एक हफ्ते में हो गया है। सब कुछ ठीक तो है, दाल में कुछ काला तो नहीं है। बात करेंगे भैया, कितना सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं मैं, ठीक है, लेकिन समझो भैया सस्पेंस है तो है, बात करेंगे। अब उसके बाद आरबीआई के कदमों से रुपयों को मिला सपोर्ट। अच्छा, आरबीआई ने भी स्टेप लिया था। क्या स्टेप लिया था? आरबीआई ने जो रिजर्व होता है डॉलर, वो कुछ डॉलर मार्केट में इन्होंने आरबीआई ने थ्रो करे थे, मार्केट में डाले थे, जिसकी वजह से डॉलर अगर मार्केट में ज्यादा आ गया तो डॉलर का भाव गिरेगा। लिक्विडिटी कर दी बेसिकली इन्होंने डॉलर की, जिसकी वजह से फायदा हुआ भी था। लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म स्टेप्स था, ये लॉन्ग टर्म स्टेप तो था नहीं। अपना रिजर्व डॉलर का कौन इतना खर्चा करते रहेगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से रुपये को मजबूती है। अभी जो रुपया मजबूत हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर कमजोर हुआ है। डॉलर क्यों कमजोर हुआ है, इसके फैक्टर्स अभी आएंगे। और ये जो डॉलर कमजोर हुआ है ये कमजोर ही रह जाएगा क्या? डॉलर कमजोर रहने का मतलब ये जो भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिविटी है ये बनी रहेगी क्या? आएंगे। रुपये की मजबूती से एफआईआई को लौटने का बहाना मिला। अभी हुआ क्या, जब रुपया मजबूत हो रहा है, डॉलर उधर उठापटक चल रहा है, ट्रंप के उठपटांग स्टेटमेंट पर पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। ये ट्रंप जो है कुछ खा पी के रहता आदमी, सुबह कुछ बोलेगा, शाम को कुछ बोलेगा, दोपहर को कुछ बोलेगा, तो अब भरोसा उठ गया भैया उनके स्टेटमेंट पर से। तो ऐसे में दिख रहा है कि अगर भारतीय बाजार मजबूत हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो एफआईआई को भी लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी यहां बन सकती है। लेकिन ये सबसे बड़ा रीजन नहीं है। एफआईआई को सबसे बड़ा रीजन क्या बन सकता है बताता हूं। एफआईआई ने खरीदी शुरू करी है पिछले हफ्ते। आपको पहले ये डेटा ही दिखा देता हूं। आप देखो लगभग 15,000 की बिकवाली हुई है, 15,000 करोड़ की बिकवाली हुई है मंथ टिल डेट, मतलब मार्च में मात्र 15,000। उसके पहले खरीदारी एक एक दिन का अगर आप देखोगे तो 7,000 खरीदा है, 3,000 खरीदा है, फिर 600 खरीदा है। तो पूरे महीने सिर्फ 15,000 की बिकवाली हुई है, 15,000 करोड़ की। फरवरी, सितंबर से लेके अब तक, ये तो सबसे अच्छी बात है ना। 15,000 की मात्र, हो सकता है महीना खत्म होते होते ये ग्रीन में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, हो सकता है। तो सबसे अच्छा महीना ये रहा। सबसे ज्यादा भरोसा एफआईआई का इस महीने दिखा भारतीय शेयर बाजार पर। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव न्यूज है, जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स का भरोसा जगा है कि एफआईआई अगर भारतीय शेयर बाजार पर भरोसा कर रहे हैं तो बाकी लोग तो देखेंगे भैया अच्छा कुछ तो अच्छी बात है भैया, हम भी लगा दो, हम भी आ जाते हैं, क्योंकि एफआईआई आ चुका है। तो एक तो ये बन जाती है वजह, क्योंकि एफआईआई आया है तो बाकी सारे जो एफआईआई को देख करके आते हैं भैया हम भी आते हैं। तो दो तरफा हो गया, एक तो एफआईआई आया, बाकी उसको देख करके भी आए, तो बाजार उठ गया। सवाल ये है कब तक उठेगा भैया, गिरेगा भी क्या? इस महीने नेट सेल 15,000 करोड़, ये हमने बात कर ली। मजबूत रुपये से एफआईआई को कॉन्फिडेंस दिया है। मजबूत रुपया हुआ है तो एफआईआई कॉन्फिडेंस दिया है। 10 फरवरी से अपने निचले स्तर पर लगभग फिलहाल 86 से ऊपर है, और ये हमने बात कर लिया है। अब वैल्यूएशन में सुधार, ये जो बात आपको दिखाऊंगा ये बड़े ध्यान से समझिएगा।
इसके लिए एक पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं दिखाता हूं। ये डीएसपी जो कंपनी है म्यूचुअल फंड वाली, उनका थॉट्स ऑन इंडियन इक्विटी वैल्यूएशन, इंडियन इक्विटी का जो वैल्यूएशन है उस पर कुछ थॉट्स हैं, ये इन्होंने शेयर करे हैं। अब देखो भैया बहुत मेहनत लगती है, कितना पढ़ता लिखता रहता हूं मैं, तब जाकर के ये चीजें मिलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैं कहीं तो मैंने सुना, एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी किसी की, वो कहते हैं कि शेयर बाजार में प्राइस सबको पता होता है, लेकिन प्राइस के पीछे की वैल्यू किसी को नहीं पता होती। और असली इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस देख करके नहीं खरीदता, उसके पीछे की वैल्यू देखता है। अब कोई शेयर, अगर रिलायंस का ही शेयर है, आपको अगर 1200 रुपए का मिल रहा है, कल पहले वो 1500 का था, आज 1200 का हो गया, कल को हो सकता है 1000 आ जाए, आप देखोगे भैया अरे 1000 आ गया, अरे खरीद लो, बहुत बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया है। लेकिन आपने क्या ये चेक किया कि 1000 रुपए में भी अगर मिल रहा है तो असल उसकी औकात कितनी है, उसका पी कितना है, अरे 1000 में लेने लायक है भी कि नहीं है, वो वैल्यू होती है। और इन्वेस्टर्स हमेशा वैल्यू देखते हैं, प्राइस के बेस पे नहीं बाय करते। तो इसने एक थॉट शेयर किया है कि जरा आपको दिखाता हूं। अब इसके अकॉर्डिंग, अच्छा यहां देखो, मैं दोनों बातें यहां पे करूंगा कि मार्केट अभी खरीदने का समय है, मतलब मार्केट अब से आगे ही भागेगा, या कुछ पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि मार्केट यहां से गिर भी सकता है। दोनों के ही रीजन है भैया, भागने के भी रीजन है और गिरने के भी रीजन है। अब कोई मैं भगवान तो हूं नहीं, क्योंकि मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा ये सिर्फ दुनिया में एक ही व्यक्ति तो नहीं कहेंगे, सिर्फ भगवान ही जान सकता, और कोई एक्सपर्ट पैदा ही नहीं हुआ जो बता सके कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो मैं भी नहीं बता सकता। लेकिन हां, डेटा देख करके गणित लगाया जा सकता है कि क्या हो सकता है। होगा किसी को नहीं पता, लेकिन हो क्या सकता है वो बात करी जा सकती है। ये लार्ज कैप वैल्यूएशन है। ये देखो, ये डेटा ये दिखा रहा है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। आजा भैया, सिर्फ इतना देखना आप, सिर्फ इतना, बाकी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ चार्ट इसने दिखाया है। देखो भैया, निफ्टी यहां जा चुका था, ठीक है, मतलब सारा तोड़ ताड़ करके अपने पीक पे जा चुका था। अभी जहां पर निफ्टी है, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये है कि पिछले 10 साल में निफ्टी जहां पिछले 10 साल में था पी रेशियो 20 का, आज निफ्टी वहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 10 साल में निफ्टी का पी, अब देखो ऑलरेडी सब चीजें वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे, तो आज अगर निफ्टी वहां पर है जहां पिछले 10 साल पहले था, तो इज इट गुड टाइम टू बाय? हो सकता है, लेकिन यह जरूर देखना आप बाय क्या कर रहे हो, किस तरह के स्टॉक्स बाय कर रहे हो। जिस तरह के स्टॉक्स बाय कर रहे हो ऑलरेडी वो महंगे हैं या सस्ते हैं। महंगे सस्ते का जनरली क्या होता है कि भैया 20 से अगर कोई चीज नीचे है तो ठीक है, वैल्यूएशन ठीक है, उससे ऊपर है तो महंगा है। तो 10 साल पहले के आसपास का निफ्टी जहां पर था, आज वहां पर है, तो यहां पर ये चीज समझी जा सकती है कि ठीक है, प्राइस मतलब ठीक है, खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर ये उम्मीद करी जाए कि हमको और सस्ता आए, तो आ रहा हूं। अब कुछ चीजें और हैं भैया, कहां गया? हाँ, ये जरा डेटा समझिएगा ध्यान से। ये स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन है। ये ग्रोथ है, स्मॉल कैप और मिड कैप किस तरीके से भागे हैं। ये टॉप पे, जब टॉप पे था तो ये 46 गुना ऊपर था। आज जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप है 33x, यानी कि 13 गुना ये नीचे है। लेकिन एक चीज और भी है कि ये 20 का पी, अगर आप 20 के पी को ठीक समझते हैं, मतलब 20 के पी पे आप खरीदने वाले हैं, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी महंगा लगेगा। तो यहां पर दो राय बनती है। दो राय क्या क्या बनती है? 20 का पी का अगर मैं इंतजार कर रहा हूं तो मेरे लिए भी स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी महंगा है। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव क्या बनता है, भैया ये 46 पर जा चुका था, 13 गुना नीचे है, तो मतलब खरीदा जा सकता है, पॉसिबिलिटी यहां तक है ही, यहां तक तो जा ही चुका है। तो दोनों वजह होगी, इनके लिए सही समय नहीं है, लेकिन जो समझ रहे हैं ऑलरेडी 13 गुना नीचे आ चुका है, उनके लिए सही समय हो सकता है। अब एक चीज समझिएगा, ये यहां पर जिस पॉइंट पर अभी हैं, 2017 में लगभग वहां पे हुआ करता था। तो हमारा आज का निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स प्राइस है वो पिछले 17 मतलब कितना, 8 साल पुराने प्राइस के लगभग बराबर है। सर कोई चीज आपको 8 साल पुराने प्राइस पर अगर मिल रहा है तो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, आप सोचो। क्योंकि हर किसी की मानसिकता यहां पे अलग होगी। मैं नहीं कह सकता खरीदना ही चाहिए, मैं कोई नहीं होता कहने वाला, क्योंकि हो सकता है आप उस मानसिकता वाले हो कि नहीं तो 20 आना चाहिए, हम तो तब खरीदेंगे, तो आप भी सही हो।
लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं भैया टॉप से 13 गुना नीचे है, खरीद लेना चाहिए, वो आदमी भी सही है। तो अब आप देखो आप कौन सी मानसिकता वाले हो। अच्छा 20 के पी पे अगर आता है तो मतलब आप 2007 का प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो। 2007 का प्राइस पे उस टाइम पे ये था, तो मतलब आज से कितने 18 साल पुराना प्राइस आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा पॉसिबल नहीं है, आ नहीं सकता, आ भी सकता है, लेकिन क्या ये एक्सपेक्ट करना ठीक है? वो आप देखो, इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकता। आ भी सकता है, लेकिन क्या आएगा कि नहीं आया ये भविष्य जानता है, भगवान जानता है, मैं नहीं कर सकता। अब आओ आगे देखो, मैं तो देखो एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आगे भविष्य नहीं बता सकता, वो कोई भी नहीं बता सकता। और कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, कहां गया, हाँ ये आप देखो, ये बेसिकली स्मॉल कैप मार्केट किस तरीके से आगे भागा है, ये वो है। अब यहां आपको एक चीज ये देखना ध्यान से, ये क्या है, निफ्टी 50 वर्सेस वोलेटिलिटी इंडेक्स। वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है इस पर हम कभी डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल मोटा मोटी ये समझो, ये जो कौन सा कलर इसको कहेंगे, ऑरेंज वोलेटिलिटी इंडेक्स ये दिखा रहा है, और उस इंडेक्स से निफ्टी अभी भी बहुत ऊपर है। हालांकि 10-15% गिर गया, लेकिन इस इंडेक्स से अभी भी बहुत ऊपर है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें अभी भी महंगी हैं एज पर वोलेटिलिटी इंडेक्स। लेकिन क्या यही पैरामीटर है बाय करने के लिए? नहीं 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 भैया, बहुत पैरामीटर होते हैं। तो जो इसको पकड़ के बैठेंगे वो कहेंगे नहीं अभी बहुत महंगा है, लेकिन जो लोग अदर पैरामीटर देखेंगे, पी वगैरह देखेंगे, कभी 10 साल वाले पुराने 10 साल का जो प्राइस था वो आज आ चुका है, वो लोग खरीदेंगे। मैं आपको कंपेयर करके एनालिसिस दे रहा हूं, भैया डिसीजन आपका होगा खरीदना है कि नहीं खरीदना है। दोनों बातें हैं, दोनों तरह के लोग होते हैं, ठीक है। अब एक आध चीज और है क्या, हाँ एक CAGR वाला डेटा दिखा देता हूं। हाँ अब एक ये डेटा आप देखो, ये कॉर्पोरेट बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो CAGR मिला है कंपनियों ने, लगभग 17% का CAGR दिया है 19-20 तक। उसके बाद का आप देखोगे तो 1% का CAGR है। मतलब ये डेटा बहुत अच्छा है भैया, 2023 से लेकर अब 17% CAGR, ये डेटा बहुत अच्छा है। तो अभी तक पता, मुझे मन में ये सवाल आ रहा होगा भैया हम क्या करें, बताओ कि नहीं बताओ। मैं भैया दोनों चीजें एनालिसिस करके बता रहा हूं, डिसीजन लेना तो आपका काम है। हालांकि एनालिसिस भी कंप्लीट नहीं हुई, भी और फैक्टर बताता हूं। अब वैल्यूएशन ये मैंने आपको दिखा दिया, सितंबर 2024 हाई के बाद मार्केट करेक्शन का दौर हुआ था। करेक्शन के चलते मिड कैप स्मॉल कैप पहले से सस्ते हैं, लेकिन क्या बेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है? नहीं, पहले से लेकिन 13 गुना सस्ते हैं। वो हमने आपको दिखाया चार्ट के जरिए। तो आप अगर इस सस्ते वाले मोड को एनकैश करना चाहते हो, देखो होता क्या है समझो, जब 22,000 पे प्राइस आया था तो 22,000 पे बहुत लोगों ने खरीदा होगा, मैंने भी खरीदा, क्योंकि मैं एवरेज करने वाला आदमी हूं। मैं इस इंतजार में नहीं बैठता कि भैया 21, 20, 19 चला जाएगा तभी। 22,500 था तब भी हमने खरीदा था, 23 था तब भी खरीदा था, 22 पर गया तब भी हमने खरीदा था, क्योंकि एवरेज, और यही तरीका होता है सही। लेकिन कुछ लोग बैठते हैं भैया एकदम सबसे निचला बॉटम बन जाएगा तब ही हम खरीदेंगे। तो किसने देखा है भैया बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा? अब 21,000 के इंतजार में जो लोग बैठे होंगे वो तो खरीद ही नहीं पाए, उनको लगता है मौका निकल गया, अब तो 23,600 आ गया। तो चीजें जहां सस्ती होती है ना, वहां पे सौदा खरीद लेना चाहिए। ये नहीं इंतजार करना चाहिए कि सबसे निचले पे जाएगा तब। निचला जाएगा कि नहीं जाएगा दुनिया में किसी को नहीं पता चाचा, किसी को नहीं पता। सही वैल्यूएशन के चलते रिटर्न की संभावना बढ़ी है। यही वजह है कि स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स में बढ़त दिख रही है। अब इन सब के बीच यूएस मार्केट सबसे बड़ा फैक्टर। देखो इन दिनों यूएस मार्केट का हाल अगर आप देखो, किधर गया नैस्डैक, ये देखो इधर नैस्डैक का 1 महीने का रिपोर्ट देखो भैया, लगभग 7.5% गिरा है 1 महीने में। यूएस मार्केट 1 महीने में 7.5% गिरा है, और अपना 1 महीने में क्या हुआ है? अपना 1 महीने में 5% भाग गया है। तो अब ये कंफ्यूजन वाली बात है कि भैया यूएस मार्केट 1 महीने में 7% गिर गया, अपना मार्केट 1 महीने में 5% भाग गया। ये तालमेल कुछ बैठता हुआ नहीं दिख रहा मुझे कि यूएस मार्केट भाग रहा है, यूएस मार्केट गिर रहा है, अपना मार्केट भाग रहा है, ऐसा कैसे? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि यूएस मार्केट जब गिरता है तो अपना भी गिरता है, वो भागता है तो अपना भी भागता है। तो यहां पर ये कंफ्यूजिंग बात हो सकती है कि ये कैसे, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि भैया यूएस मार्केट गिर रहा है और हम बढ़ रहे हैं। तो इसका भी रीजन सुन लो चाचा, ये क्यों हो रहा है। अब यूएस मार्केट के परफॉर्मेंस का असर देश पर नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट पर होता है। यूएस मार्केट दुनिया का इंपोर्टर लिस्टेड कंपनियां, यूएस भारत से एफआईडी, ठीक है। अब यहां पे इसमें आ जाओ, नैस्डैक, ये सब ने बात कर ली। हाँ, यूएस मार्केट क्यों गिरा है? ट्रंप की टैरिफ की अनसर्टेनिटी एक बात दुनिया भर को
दुनिया भर के मार्केट को ये समझ में आ गई कि ये चाचा जो हैं अपना मूड में रहते हैं, कभी भी कुछ भी बोलेंगे चाचा है। अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली, देश का सबसे शक्तिशाली आदमी अगर इतना मूडी है जो कभी भी कुछ भी बोल दे, तो डर का माहौल तो बनता है। अब इस डर के माहौल से इन्वेस्टर्स अमेरिका में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं। इसकी वजह से एक और चीज हुआ है। अब ये देखना, गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने यूएस की जीडीपी का प्रेडिक्शन दिया है कि 2.5% से घट करके ये 1.7% यूएस की जीडीपी आ सकती है। क्यों? बेसिकली वहां पर कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गई है भैया, लोगों ने खरीदना कम कर दिया है। अच्छा, एक चीज और देखो, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी इसकी सबसे बड़ी वजह है। वो वाला कहां गया? हाँ, ये स्टैगफ्लेशन एक वर्ड होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब हो गया है वहां का जो बिजनेस, वहां की इकोनॉमी हो गया है अभी स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन दोनों के मोड में आ गई है। ये क्या होता है समझाता हूं। स्टैग्नेशन मतलब चीजें रुक गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, धंधा बढ़ नहीं रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ रही है। तो एक तरफ से धंधा नहीं बढ़ रहा और उधर महंगाई बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब इकोनॉमी का क्या होगा? इकोनॉमी का फॉल होगा। तो अभी यूएस में ये फेस चल रहा है। वहां डॉलर पिट गया भैया, यूएस के राष्ट्रपति इतने मूडी हैं कि वहां धंधा गिर रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग खराब हो रही है, जीडीपी गिरने का प्रेडिक्शन गोल्डमैन सैक्स जैसे ने कर दिया है, महंगाई बढ़ रही है। तो यूएस की इकोनॉमी का तो अभी डामाडोल हुआ है और उसका कोर रीजन अगर बोलो तो चाचा है, ट्रम्प चाचा। ठीक, इस वजह से वहां पर गिरावट है, ग्रोथ में कमी होगी, महंगाई ज्यादा रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि यूएस मार्केट में अगर इतना कुछ चल रहा है तो इंडियन इकोनॉमी क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें जो यूएस में हो रही हैं, इसका डायरेक्ट अभी करंट टाइम में आपको इंपैक्ट भारत पर नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां की अपनी इकोनॉमी में परेशानी है और उस परेशानी एक आदमी की वजह से है। ठीक है, इंपैक्ट कब दिखेगा? अब आओ इस पर, कब यूएस की चीजों पर इंपैक्ट आएगा? अब आओ इस पर। चाचा कितना डिटेल में बता रहा हूं यार, मैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ऐसा कोई नहीं बताता यार। ठीक है, इतना बढ़िया से इतना बढ़िया कोई नहीं समझा पाता। ठीक है, तारीफ करो यार, मैं अपनी तारीफ खुद किए जा रहा हूं। अब 2 अप्रैल का इंतजार है, क्या होगा 2 अप्रैल को? अप्रैल फूल? नहीं, अप्रैल फूल तो 1 अप्रैल को है, इसीलिए तो ट्रम्प चाचा ने बोला 2 अप्रैल को लगाऊंगा। अगर 1 अप्रैल को टैरिफ लगाऊंगा तो तुम लोग मानोगे कि अप्रैल फूल है, इसलिए 2 करोड़ लगाऊंगा। क्या लॉजिक है? लेकिन है, चाचा बोल दिया है। अब 2 अप्रैल को ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं, और अगर भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो फिर गड़बड़ है। ये जो मार्केट आपको हरा 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 दिख रहा है, ये हो सकता है लाल भी दिख जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे आपने तो बोला निफ्टी 21,000 जाएगा। मैंने कब बोला भैया? मैं तो प्रेडिक्शन बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। अब यहां पे मैं कह रहा हूं 2 अप्रैल आ रहा है, ग्रीन रेड में बदल सकता है, लोग पकड़ के बैठे, तुमने तो बोला था रेड होगा। अरे मैं कहां बोल रहा हूं यार, मैं तो ये बोल रहा हूं कि 2 अप्रैल एक बड़ा इवेंट है, डिपेंड करेगा कि चाचा का मूड कैसा रहता है। उस चाचा के मूड से पता चलेगा कि हरा होना है या लाल होना है, 23,624,000 में बदलेगा या 23,623,000 और 22,000 में बदलेगा। ये चाचा का मूड डिसाइड करेगा, अभी कुछ नहीं पता किसी को। अपना शुरुआती कड़ा रुख को नरम किया है ट्रंप ने नरम। अभी देखो ट्रंप थोड़े नरम हुए हैं टैरिफ को लेकर के। क्यों नरम हुए हैं? एक तो उनको पता चल गया अमेरिकन इकोनॉमी में ये जो चल रहा है उठापटक, उनकी वजह से अब वहां के भी लोग कहने लग गए हैं कि ये हमारा राष्ट्रपति भैया हमारे देश को खराब कर रहा है अपना ईगो के चक्कर में। सेक्टोरल टैरिफ, एक चीज समझिएगा, सेक्टोरल टैरिफ से परहेज हुआ है। ये इन्होंने पहले क्या बोला था कि पहले इन सेक्टर्स पर, कौन कौन से सेक्टर्स पर? ऑटोमोबाइल सेक्टर, सेमीकंडक्टर, फार्मा, इन सेक्टर पर 25% टैरिफ लगाएंगे, पहले ट्रंप चाचा ने बोला था। लेकिन ट्रंप चाचा को कुछ लोगों ने ज्ञान दिया होगा कि अगर इस पे तुमने 25% टैरिफ लगा दिया कि भैया पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। क्यों बात होगी? अब समझो, ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, फार्मा, ये वो सेक्टर्स हैं जिसमें यूएस का इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब यूएस बाहर से ज्यादा खरीदता है। और फार्मा पे अगर टैरिफ लगा दिया, सेमीकंडक्टर पे टैरिफ लगा दिया, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियां आप बाहर से मंगा रहे हो भैया, सेमीकंडक्टर आप बाहर से मंगा रहे हो, फार्मा की चीजें बाहर से मंगा रहे हो, तो अपने देश में आप महंगाई लाने का काम करोगे। ये सब तो बेसिक नीड में आते हैं ना। इन सब चीजों को अगर आपने अपने देश में महंगा कर दिया तो आपकी जनता आप ही पे थू करेगी। तो ये बात चाचा को बाद में समझ में आया, तो अब इन्होंने ये बोल दिया है कि सेक्टर वाइज जो हम लगाने वाले थे उसको भूल जाओ भाई, वो नहीं करेंगे। अब बुद्धि आ गई होगी। अब हुआ क्या है, यूएस का जिन देशों से सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है उन पर गिरेगी टैरिफ की गाज। सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट उसमें भारत नहीं है वैसे, ठीक है। इसके साथ भारत लगातार यूएस से एक बेहतर डील की उम्मीद मिनिस्टर लेवल से इन बातचीत बेसिकली जारी है। और यूएस भारत
जो खेल कर सकता है यूएस के साथ, एग्रीकल्चर के मुद्दे पर खेल हो सकता है। क्योंकि अब इसको भी समझिएगा, भारत का एग्रीकल्चर वो सेक्टर है जो मजबूत सेक्टर है। मतलब हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है इस सेक्टर में। हमको यूएस से माल मंगाना है एग्री के लिए ना, इधर ही अपना सेल्फ सफिशिएंट है, सब कुछ इधर हो रहा है। भारत मुझे लगता है सबसे बड़ा बासमती का एक्सपोर्टर है, यूएस को बासमती भेजने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है। तो एग्री में अपने को किसी देश की बाहर की जरूरत है नहीं। एग्री में जहां तक जरूरत है यूएस को ही अपनी जरूरत है। क्यों? कि यूएस का बहुत सारा एग्री का माल अपने पास आता है। जैसे कुछ बादाम वादाम देखो आप, वो महंगे महंगे लाल लाल सेब जो देखो 300-400 रुपए किलो बिकते हैं, वो सब यूएस से आता है। तो यूएस क्या चाहेगा? अपना माल इधर भेजना चाहेगा ना हमारे यहां पर, और हमने पहले से उस पर टैरिफ लगा रखा है, तो यूएस का ही धंधा खराब होगा। भैया हम मरे नहीं जा रहे तुम्हारा 400 किलो वाला सेब खाने के लिए, हम मरे नहीं जा रहे तुम्हारा महंगा बादाम खाने के लिए, हमको नहीं जरूरत है, हमारे यहां फिर भी सेल्फ सफिशिएंट है। तो यूएस क्या कहेगा कि भैया थोड़ा कम ले ले यार, लेकिन ले ले मेरा माल ले ले। तो यूएस की डिपेंडेंसी हम पर ज्यादा है एग्रीकल्चर में। हमको नहीं पड़ा है कि हमको यूएस से कुछ चाहिए एग्री में, और एग्री वो सेक्टर है चाचा हमारा सबसे मजबूत है, और यूएस की हमारे पर डिपेंडेंसी है। तो हमें लगता है कि भारत एग्रीकल्चर पर खेल कर सकता है, यहां बात फंसेगी। तो भारत जो शर्तें अपनी रखेगा, अब 2 अप्रैल को क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो शर्तें अपनी भारत मजबूत रख सकता है एग्री के सेक्टर में रख सकता है। तो ये पूरा सेक्टर वाइज एनालिसिस बताया आपको। एफआईआई का भी क्यों दिख रहा है, एफआईआई क्यों दिख रहा है भैया? अच्छा, एफआईआई वाली बात रह गई, मिसिंग रह गई, चलो ये भी बात कर देता हूं। एक तो रुपए वाला बात मैंने बोला कि रुपए मजबूत हो रहा है, डॉलर गिर रहा है, जिसकी वजह से एफआईआई को अपॉर्चुनिटी दिख रही है। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाया, इस पीडीएफ में आपने देखा कि अब ये चीज देखो कहां गया, अरे आओ नीचे, आओ नीचे, हाँ ये वाला रहा। अब ये 13 गुना ऑलरेडी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स इधर नीचे है, लार्ज कैप इंडेक्स भी ऐसा ही है, अपने 10 साल पुराने प्राइस पर अभी अवेलेबल है। तो चीजें सस्ती अवेलेबल हैं भैया, चीजें सस्ती मिल रही हैं, प्लस रुपया मजबूत हो रहा है, इकोनॉमी सही दिख रहा है। तो एफआईआई को दिख रहा है कि अभी अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग क्या होती है इसको समझिएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग ये नहीं होती है कि बेस्ट प्राइस पर सबसे सस्ता मिल रहा है तभी हम खरीदेंगे, ना ना ये नहीं होता। अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग ये होती है कि अभी खरीदो, कुछ दिन बाद बेच करके क्या मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं? तो हाँ, प्रॉफिट कमाने की अपॉर्चुनिटी है अभी, और एफआईआई को ये दिखता है। एफआईआई कौन है? सालों के लिए इधर रहने आए हैं, घर बसाने आए हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो प्रॉफिट बुकर हैं, प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। उनको जिस टाइम प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे। तो अभी ये दिख रहा है कि भारत में जो माल अवेलेबल है वो सस्ता है भैया, तो खरीदो। लेकिन इस पर यह अनुमान लगाना गलत होगा कि एफआईआई ने अगर खरीदना शुरू किया है तो अब तो खरीदता ही रहेगा, यह अनुमान लगाना गलत होगा। देखो यहां मेरी बात समझिएगा, मैं ये कतई नहीं कह रहा कि एफआईआई अब लगातार नहीं खरीदेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यह अनुमान लगाना सिर्फ इस बात पर कि अभी चीजें सस्ती अवेलेबल है तो एफआईआई अब लगातार खरीदता रहेगा, यह अनुमान लगाना गलत है। ठीक समझ रहे हो? तो अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि 23,600 का जो निफ्टी आ चुका है भैया, कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो डिसाइड करने का खेल मैंने आप पर छोड़ा है। वो मैं कर भी नहीं सकता, मैं सही आदमी हूं भी नहीं, मैं भगवान हूं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा काम एनालिसिस करके आपको बताना है। अब इस एनालिसिस से आपको क्या समझ में आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हर एक कमेंट पढ़ता हूं या एक एक कमेंट पढ़ता हूं। और ये जो डेटा वगैरह है ना, ये पीडीएफ वगैरह हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते हैं। ये इतना डेटा जो मैं एनालिसिस करता हूं, डेटा अपने टेलीग्राम चैनल पर हम खूब डालते हैं, और फ्री है। आपको पता है कि मैं कुछ पैसे से लेता नहीं हूं किसी चीज के, सब कुछ हमारा फ्री है। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से जुड़ना, क्योंकि फेक और फर्जी बहुत चल रहा है हमारे नाम पे। लोग पैसे ले रहे हैं भैया उटपटांग तरीके से, उनसे बचिए। जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उससे टेलीग्राम पे जुड़िए और ऐसे डेटा को एंजॉय कीजिए। और हमारी एनालिसिस अगर आपको बहुत तगड़ी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, थक गया भैया मैं। चलो भैया बंद करो अब।